जय हिंद विद्यार्थियों, मैं अनुज कौशिक आज आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पराक्रम ग्रेड एम में। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है जीके का भंडारा, और ये जीके का भंडारा प्रतिदिन लगता है और आपको यहाँ पर प्रतिदिन प्रसाद वितरित किया जाता है। आप जानते ही हैं कि हमारा जीके का भंडारा ये पूर्ण रूप से समर्पित है आपके जीएस क्वेश्चन पेपर के लिए। तो इसी तरीके की जीएस रिवीजन सीरीज के लिए या जीएस के भंडारे के लिए आप हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा ये पराक्रम कोचिंग का परिवार और फले फूले। तो इसी तरीके से अच्छी कामना के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन को हिट करेंगे। और जैसा आप पता है आपको कि भाई हम 15 से 20 मिनट में ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन निपटाते हैं जो पिछले पेपर में आ चुके हैं या आने की पूरी संभावना है। बिना किसी रट्टाफिकेशन के हम यहाँ पर आपके फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। मैं यहाँ पर आपको कोई चीज़ रटवाता नहीं हूँ। सबसे बेनिफिट तो आपका यही मिलता है कि कोई चीज़ हम यहाँ पर रट कर याद नहीं करते। सब चीज़ें जितनी भी याद करनी है किससे करेंगे, समझ के करेंगे और बेहतरीन तरीके से। तो एक आप अपना एक काम कीजिए कि आप क्या कर लें, कॉपी पेंसिल को उठा लीजिए, क्योंकि यही एक स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, शस्त्र और अस्त्र होते हैं। तो शस्त्र अस्त्र के बिना युद्ध लड़ना नामुमकिन है। तो शस्त्र और अस्त्र, कॉपी और पेंसिल हमेशा तैयार रखें अपना पढ़ने के लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। इसकी आपको जानकारी हम दें तो सबसे पहली बात तो हम इसका डायरेक्ट आंसर कर देते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग या अधिनियम कह सकते हैं, अधिनियम। ये जुलाई कब हुआ? जुलाई 1956 में क्या हुआ, पारित हुआ। और इसी के ही आधार पर क्या हुआ, राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ। छोटी सी बात हम जान लें कि इसकी नींव कहाँ से पड़ी। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के साथ साथ देशवासियों ने मांग उठाई, या यूं कहें कि एक तरीके की भाषा वाले क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा मांग उठी कि हमारा जो राज्य है वह भाषा के आधार पर पुनर्गठित होना चाहिए। तो सबसे जो पहले मांग उठी, ये मांग उठी आंध्र प्रदेश में, यानी तमिल भाषी क्षेत्र में, जो आज का हमारा आंध्र प्रदेश है। तमिल भाषी क्षेत्र में इसमें सबसे ज़्यादा मांग उठी। और मांग उठने के साथ साथ ही वहाँ पर आंदोलन छिड़ा। जब आंदोलन छिड़ा तो इस आंदोलन की जो नेतृत्व करता थे वे थे पोट्टी श्री रामुल्लू। नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नाम है। पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में भाषीय जो है आंदोलन छिड़ा और इन्होंने आमरण अनशन किया। 58 दिन तक इन्होंने क्या किया, आमरण अनशन किया। लेकिन 58 दिन जैसे इन्हें पूरे हुए तो 15 दिसंबर 1952 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई एकदम से बहुत स्पीड से क्या हुआ, जो हमारा आंदोलन चल रहा था उसने एक रौद्र रूप ले लिया। यानी कि ये कहें कि ये बहुत विस्तृत लेवल पर फैला और केंद्र सरकार को एक मजबूरन फैसला लेना पड़ा कि तमिल भाषी क्षेत्र को हम भाषा के आधार पर पुनर्गठित करेंगे। और पुनर्गठित करेंगे तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश क्या बना, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो क्या होने लगा, अब भाई ये कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। उधर पंजाबी कहने लगे कि हमें अलग राज्य चाहिए, क्या नाम है, जो है रहने के लिए भाषा के आधार पर। तो इधर क्या नाम है, मराठी लोग कहने लगे। तो इस तरीके की बहुत सारी क्या होने लगी, आंदोलन होने लगे। तो इसी की ही तर्ज पर केंद्र सरकार को एक आयोग बनाना पड़ा, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग।
देखिए कितना बिल्कुल हम कहानी की तरह पढ़ते चलेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और ये आयोग जो बना ये 1952 में ही आयोग बना और 1952 में आयोग बनने के बाद ये आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे, इसकी जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। फजल अली, क्या नाम था उनका? फजल अली इनकी अध्यक्षता कर रहे थे राज्य पुनर्गठन आयोग की। दो नाम और इंपॉर्टेंट हैं, उनका नाम यहां पर हो जाएगा। एक का नाम था हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू। अगर दूसरे का नाम हम याद कर लें तो वो हो जाएंगे के एम पडिक्कर, के एम पडिक्कर। तो इन तीन सदस्यों ने मिलकर यह फैसला लिया कि भाई आखिर किसके आधार पर क्या है राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो राज्य का पुनर्गठन इन्होंने इस तर्ज पर तो स्वीकार नहीं किया कि एक भाषा और एक राज्य, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग बोले जाने वाली क्या हैं, भाषाएं हैं। तो इन्होंने फिर जाके फैसला दिया जुलाई 1956 में और राज्य पुनर्गठन आयोग 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया और इसी के ही अनुसार हमारे क्या बने, जुलाई 1956 तक बन गए हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उभर कर आए। तो मेरे ख्याल से इतना इनफ है इस क्वेश्चन के लिए जानने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आपका अगर इस मामले से संबंधित आता है तो आपका जरूर फंसेगा। देखिए मैं बिना कोई हवाबाजी किए इस बात को नहीं कहता, मेरे बताए हुए क्वेश्चन आज तक पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं। मैं एक एक टॉपिक अगर आपको कराता हूं ना, ये मान लीजिए उस पर पीछे कई घंटों की मेहनत होती है, ऐसे ही मैं आपको नहीं कराता, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं और मैं अपने परिवार को फलता फूलता देखना चाहता हूं, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी है, अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है तो पर्सनली आप मैसेज भेज सकते हैं, मैं उसको अगर मुझ पे संभव होगा तो मैं उसे क्या बता दूंगा आपको, वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मीर बख्शी मुगल साम्राज्य के किस संगठन का प्रमुख होता था? तो ये जो मीर बख्शी नाम सुना गया ये अकबर के काल में ज्यादा सुना गया। किसके काल में? अकबर के काल में। अकबर के काल में एक सेना प्रमुख होता था। कौन होता था? सेना प्रमुख। इस सेना प्रमुख को ही क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। मीर बख्शी ही सेना प्रमुख कहा जाता था। और इस सेना प्रमुख के जो कार्य थे वह कार्य थे सैनिकों को भर्ती करना। कौन? सैनिकों को भर्ती करना। और अगर हम बताएं वेतन वितरण करना, वेतन वितरण का कार्य। और हम कहें कि घोड़ों को दागने की प्रक्रिया, घोड़ों को दागने की प्रक्रिया इसी के ही अंडर आती थी। और इसका कार्य जब ज्यादा बढ़ गया जब मनसबदारी चालू हो गई। क्या हो गई? मनसबदारी चालू हो गई। तो इस वाले पद का योगदान जब ज्यादा बढ़ गया। मीर बख्शी कोई इंसान नहीं है, ये पद का नाम है। किसका? सेना प्रमुख को ही क्या कहते थे? मीर बख्शी कहते थे। क्वेश्चन 3 है, झांसी को किस नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम इस नीति का नाम ले लेते हैं। पहले हम अपना डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेंगे। क्या नाम है? हड़प नीति के द्वारा। हड़प नीति के द्वारा क्या बनाया गया? हड़प नीति के द्वारा किसको? ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। किसको? झांसी को। इसको बता देते हैं आप, हड़प नीति आखिर होती क्या है? तो हड़प नीति होती है झांसी यानी कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जब गर्भवती थी तो उन्होंने अपने गर्भ से एक सुयोग्य पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था दामोदर राव। जब दामोदर राव 4 महीने के थे तो उनका ही देहांत हो गया, दामोदर राव का। अब दामोदर राव का जब देहांत हो गया तो उसी दौरान अंग्रेजों ने एक नीति बनाई कि भाई जिस भी राज्य का कोई वारिस नहीं होगा वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। क्यों मिला लिया जाएगा? देखिए बहुत गहरी चाल थी।
चाल को समझिए। आखिर वो क्यों मिलाना चाहते थे? वो ये कहते थे और दूसरे को क्या बताना चाहते थे कि भाई हम अपना आपका राज्य क्यों मिला रहे हैं कि आप पे कोई बाहरी जो राज्य है, बाहरी कोई देश है, बाहरी क्षेत्र का व्यक्ति है, आप पर हमला ना करे, यानी कि हम आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन उनकी मंशा कुछ हो रही थी। उनकी मंशा थी कि भाई हमें ब्रिटिश साम्राज्य का क्या करना है, विस्तार करना है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि आप समझ सकते हैं कि हड़प नीति क्या है। हड़प नीति यानी हड़पना, जिस राज्य का कोई वारिश ना हो उसे क्या कहते हैं, हड़प नीति। तो 4 महीने का दामोदर राव का जब देहांत हो गया तो रानी लक्ष्मीबाई भाप चुकी थी कि अगर हमारे पुत्र का देहांत की खबर अगर मिलती है, किसको, अंग्रेजों को मिलती है, तो वह हमारा राज्य भी क्या कर लेंगे, हड़प नीति के द्वारा हड़प लेंगे। अब इस चीज को देखते हुए महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने संबंधी से इतने ही आयु के एक पुत्र को गोद ले लिया, जिसे बोलते हैं दत्तक पुत्र, और उस दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव ही रख दिया। अब कहते हैं ना कि भाई जयचंदों का कोई ठिकाना नहीं होता, जयचंद आपके घर में भी मिल सकता है। बस इसी प्रकार के एक जयचंद ने क्या कर दिया, अंग्रेजों को सूचना दे दी कि भाई क्या कर दिया कि रानी का जो पुत्र है वह हो गई, उसकी हो गई है मृत्यु, और उन्होंने कोई दत्तक पुत्र लिया है। बस इसी की ही खबर मिलनी थी और क्या करने लगे, ब्रिटिश साम्राज्य के जो पदाधिकारी थे वो गिद्ध की तरह झांसी के तरफ चारों ओर मंडराने लगे और देखने लगे कि कब मौका मिले और हम कब क्या कर लें, झांसी को हड़प कर लें। बस इसी को ही देखते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध ह्यूरोज के साथ हुआ, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई अपनी जो है वीर गति को प्राप्त हुई और ऐसी स्त्रियों का वो आदर्श बन गई जो अपने आप को क्या कहलाती हैं, अबला कहलाती हैं। हमारे देश की भारतीय स्त्रियों को, महिलाओं को अबला नहीं समझना चाहिए। वह वो कर सकती हैं जो किसी बाहरी देश की जो महिला है वह नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी मिट्टी की बात ही अलग है ना। तो अपना क्वेश्चन अगला है, लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है? तो लोकसभा का वाद विवाद, अब डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करने की बात आती है तो यहाँ पर हम आपको आंसर दे देते हैं कि भाई हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी और अंग्रेजी में क्या होता है, लोकसभा का वाद विवाद चलता है। परंतु हम आपको बता दें कि भाई लोकसभा में यदि बोलचाल की भाषा है, यानी बोलचाल की भाषा है कि भाई जो है संबोधन करना है किसी चीज को, तो क्या वो हिंदी और अंग्रेजी में ही करेगा? मान लिया किसी को हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती तो वो किस में करेगा? तो ऐसा होने पर वह सभापति से अनुमति ले सकता है, अध्यक्ष से अनुमति ले सकता है और क्या कर सकता है, लोकसभा में अपने क्या कर सकता है, मातृभाषा में और क्या संबोधन कर सकता है। और यह संबोधन समांतर अनुवाद की भी व्यवस्था होती है लोकसभा में। समांतर अनुवाद यानी कि जो जिस भाषा में उस अनुवाद को ट्रांसलेट करवाना चाहता है वह उस भाषा में ट्रांसलेट भी हो जाता है। लेकिन अगर बात आती है कि मुद्रित की बात, मुद्रित यानी हम छपने, यदि बात आती है कि किस छपाई जो होती है वह किस भाषा में होती है, यदि किसी बात पर चर्चा की जाने लगे तो किस भाषा पे छपाई होगी, अंग्रेजी और हिंदी पर। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है कि न्यूजीलैंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? अगर आप मुझे बता दें तो ये है कीवी। क्या नाम है इसका? कीवी। और यहाँ के जो निवासी हैं वह कहलाते हैं कीवीज। क्या कहलाते हैं? कीवीज। अब इसे जो है एक नाम, एक क्या होता है, ये पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी होता है। इस पक्षी को युपूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युपूप भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की हमने आपको बारिश कराई है, भंडारा चलाया है। अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चलिए फटाक से फिर। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउंट ब्लॉक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो पर्वत श्रृंखला यहां पर आ जाएगी अल्पास पर्वत श्रृंखला की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अल्पास पर्वत
श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट ब्लॉक। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? पढ़ा है क्या इससे पहले क्वेश्चन? तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए इसका आंसर। तो ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक क्या होता है? ये है, इसका नाम है कुकाबारा। क्या नाम है? कुकाबारा। अब ये कुकाबारा है क्या? तो ये एक पक्षी है जो बहुत ही मीठी आवाज में, मीठी क्या बोलता है? मीठी आवाज में बोलता है। क्या करता है? मीठी आवाज में आवाज है इसकी। बात क्लियर है? अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन की जो है कैटेगरी है नियासिन। अगर हम नियासिन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें तो नियासिन क्या है? यह जल में, किसमें? जल में घुलनशील है। क्या है? घुलनशील है। जल में क्या है? ये घुलनशील है। बात क्लियर है? जल में घुलनशील है हमारा नियासिन। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो रोग की बात करें तो हम पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है इसकी कमी से। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राइबोफ्लेविन किस समूह का विटामिन है? तो राइबोफ्लेविन जो है हमारा बी समूह का, कौन से समूह का? बी समूह का विटामिन है। अगला हमारा क्वेश्चन जो आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सूत्र औसत वेग बराबर u प्लस बी बटे 2 में u किसको प्रदर्शित करता? u किसको? तो हमारा जो u है वह करता है प्रारंभिक वेग को। किसको करता है? प्रारंभिक वेग को। अगर हम बात करें v की तो v करता है अंतिम वेग को। किसको? अंतिम वेग को। तो हम आपको बिल्कुल बता सकते हैं कि हमने एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है जिसमें से क्वेश्चन ना कराए हों, यानी कि हम मिक्स क्वेश्चन का पैटर्न लेकर आते हैं ताकि आप बोर ना हो। जिसमें समझाने की बात होती है हम वो क्वेश्चन आपको समझाते भी हैं। और देखिए कितना शानदार क्वेश्चन करे हैं हमने। आप क्या नाम है इसका, नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बिल्कुल मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारा पढ़ाया हुआ एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और लगातार हमें उत्साह बढ़ाते रहिए। हमारा आपका एक लाइक हमारे मन को ऐसा प्रफुल्लित कर देता है कि मानो कि जैसे इस जो है बगीचे में नए नए फूल खिल गए हों, है ना। तो इसी तरीके का हमारा साथ निभाते रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपके प्रेम के लिए। और यकीन मानिए मैं ये प्रेम आपकी ओर से कम नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं अपने कंटेंट में कभी कमी नहीं रखता हूं। आपको सफलता के लिए, निश्चित सफलता के लिए हमारा पराक्रम कोचिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और आप देखेंगे कि आपके 6 से 7 महीने में आपके जीएस का स्तर कितना सुधर गया है। तो बिल्कुल आज के लिए इजाजत चाहेंगे, फिर कल मिलते हैं नए जीएस के भंडारे के साथ, नए नए पकवानों के साथ। जय हिंद, जय भारत।